दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी हाल ही में 2-3 एग्जाम होने वाले हैं, जिसमें से आपका बीपीएससी टीआरई 3 और डीएलएड का एंट्रेंस का एग्जाम तो होगा ही, इसका तो डेट फिक्स है, और बीएसएससी का। तो इसके लेकर के हम आपको आज साइंस बताने जा रहे हैं, और साइंस में आज हम बताएंगे आपको केमिस्ट्री को बताएंगे। और केमिस्ट्री का ये बेसिक कॉन्सेप्ट होगा जो कि आपको पूरे एग्जाम के लिए काफी कारगर और लाभदायक होगा। जब तक आपको कोई भी साइंस का, केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो या बायोलॉजी हो, कोई भी अगर साइंस से यदि आप नहीं अगर कंसेप्ट क्लियर रहता है तो आपको याद नहीं रह सकता है। इसीलिए सबसे पहले हमारा प्रयास रहेगा कि आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया जाए। तो हम आज आपको केमिस्ट्री का कंसेप्ट क्लियर कराने जा रहे हैं कि केमिस्ट्री में क्या होता है। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि सबसे पहले हमको पढ़ना पड़ता है विज्ञान क्या होता है। ये पहले सबसे पहले समझ लीजिए कि विज्ञान होता क्या है। तो किसी भी ज्ञान अगर क्रमबद्ध तरीके से हम अर्जन कर रहे हैं तो वही विज्ञान होता है। और ये इसके 3 जो शाखा बना दिए गए हैं, भौतिकी हो गया, रसायन शास्त्र हो गया, उसके बाद बायोलॉजी हो गया। तो जिसमें रसायन शास्त्र जो है, रसायन शास्त्र में पदार्थों के अंदर जो जितना भी संगठन है या गुण है या उसके जितने भी प्रकृति हैं, वो निर्जीव वस्तुओं के अंदर जो भी होता है, उन चीजों का अध्ययन करना ही हमको केमिस्ट्री या रसायन शास्त्र कहा जाता है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं पदार्थ। अर्थात पदार्थ जो है, ये दुनिया में 2 ही चीज आपको पढ़ने को ज्यादातर मिलता है, या तो पदार्थ या तो ऊर्जा। पदार्थ हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, और ऊर्जा हम पढ़ते हैं आपका ऊर्जा का जो है पढ़ना है वो फिजिक्स में पढ़ना है। जैसे आपसे अगर कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। तो पदार्थ क्या है? तो पदार्थ वे वस्तु हैं जिसमें मास हो और जो हम अपने ज्ञान इंद्रियों से अनुभव करते हो। तो आपसे पूछा जाएगा कि वायु क्या है, पदार्थ है या नहीं है? तो वायु पदार्थ है, क्योंकि वायु में मास होता है। समझे? तो यानी बेसिक कंसेप्ट अगर नहीं रहेगा तो आप क्लियर नहीं, मतलब एग्जाम का कोई भी चीज कंसेप्ट क्लियर नहीं रहेगा, तब तक आप प्रश्नों को जवाब देने में असमर्थ रहेंगे। तो हम आज पदार्थ पर ही चर्चा करेंगे। पदार्थ नहीं, लगभग पूरे केमिस्ट्री 0 से लेकर के अपर लेवल तक हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम पदार्थों का वर्गीकरण की बात करें तो पदार्थों के 2 तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। एक भौतिक वर्गीकरण होता है, और एक रासायनिक होता है। तो भौतिक और रासायनिक वर्गीकरण में आपको पढ़ना है कि भौतिक वर्गीकरण क्या होगा और रासायनिक वर्गीकरण क्या होगा। पदार्थ क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा कि पदार्थ क्या है। भौतिक वर्गीकरण में आपको पता होना चाहिए कि एक होता है ठोस होता है, एक द्रव होता है, एक गैस होता है। ये भौतिक वर्गीकरण है। वही रासायनिक वर्गीकरण में आपको कहा जाए तो रासायनिक वर्गीकरण में हम इसको 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, एक शुद्ध पदार्थ और एक अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ के रूप में हम रासायनिक रूप में वर्गीकृत कर देते हैं। शुद्ध पदार्थों की बात करें तो शुद्ध पदार्थ में आपका आ जाता है तत्व, यौगिक, ठीक है, और अशुद्ध में आ जाता है मिश्रण। इस बात को, ये केमिस्ट्री का बेस है और यहीं से केमिस्ट्री स्टार्ट होता है। क्योंकि हम ठोस, द्रव, गैस ये भौतिकी के रूप में हमको पढ़ना पड़ता है, और तत्व, यौगिक और मिश्रण के भी आप अगर टाइप बना सकते हैं तो मिश्रण के भी 2 टाइप्स हैं। एक टाइप आपका समांग होता है और एक विषमांग होता है। आशा करते हैं ये सब बात आप जानते भी होंगे, या नहीं जानते हैं तो शुरू से जान लेना बहुत जरूरी है कि चूंकि हम पदार्थों को जानेंगे तो सबसे पहले ये कंस्ट्रक्शन हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ देखिए, यहाँ शुद्ध पदार्थ में आपका तत्व, यौगिक, तत्वों को भी हम 2 भाग में डिवाइड कर सकते हैं। तत्व को 2 भाग में डिवाइड करें तो धातु, अधातु। इस तरह से आप डिवाइडेशन करके पढ़ते हैं, क्योंकि वर्गीकृत करने का मेन लक्ष्य होता है कि चीजों को हम अच्छे से समझ पाए। यही कारण है कि हम वर्गीकृत करते हैं। अब ठोस, द्रव और गैस पदार्थ के जो है ना, एक लिक्विड पदार्थ के जो है ना मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं, जिसमें से एक ठोस अवस्था है, एक द्रव अवस्था है और एक गैसीय अवस्था है। तो हम सबसे पहले भौतिकी वर्गीकरण के बारे में हम जान लेते हैं। ऐसे वर्तमान में कुछ लोगों का कहना है कि भाई पदार्थ के 5 अवस्थाएं हैं।
तो 5 अवस्थाएं में से मुख्यतः 3 अवस्थाएं हमको पढ़ने को ज्यादातर प्रश्न आते हैं। चौथी अवस्था प्लाज्मा है और पांचवा बोस कंडेंसाइन है। तो प्लाज्मा अवस्था वे अवस्था है जिससे आपको ध्यान रखना है कि प्लाज्मा अवस्था वे अवस्था है जो सूर्य जैसे देखते हैं तो बहुत ताप है, तो बहुत ताप पर जो पदार्थ मिलेगा उसको प्लाज्मा कहेंगे, तरल अवस्था में मिलेगा, उसका नाम प्लाज्मा हो जाएगा। और बहुत कम तापमान पर जो पदार्थ मिल जाएगा उसका नाम बोस आइंस्टाइन है, बोस कंडेंसेशन है। तो इस तरह से चौथी और पांचवी अवस्था बना दिया गया, लेकिन ये 3 अवस्थाएं जो है ना मुख्य रूप से हैं जिनको हमको पढ़ना है। अब हम आपको बता देते हैं कि ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था से क्या प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको प्रश्न पूछे जाते हैं अंतराणविक अंतराणविक में 2 होता है, एक होता है स्थान होता है और एक होता है बल, इससे पूछा जाता है। उसके बाद आपको है घनत्व, घनत्व से पूछा जाता है। उसके बाद आपको पूछा जाता है आकार, आकार से पूछा जाता है। यानी कहने का मतलब है कि ये सारे चीज पूछे जाते हैं। तो ठोस पदार्थ है, तो ठोस पदार्थों में आप देखते होइएगा कि ठोस पदार्थ ज्यादा नजदीकी अपने ठोस पदार्थ जो है ना, पदार्थ जो है अणु से बना हुआ है, तो जिस ज्यादा नजदीकी मतलब एकदम सघन से है, जिसके कारण हम ठोस को इधर उधर करते हैं तो हमको ठोस में ज्यादा कस के अगर मारेंगे तो चोट भी लग सकता है। तो इस तरह से अंतराणविक स्थान उसमें कम होता है, ठीक है, और अंतराणविक स्थान जो है उसमें कम होते हैं। इस बातों को पूछा जाता है कि अंतराणविक स्थान किसमें सबसे ज्यादा होगा, सबसे कम होगा, तो सबसे कम जो है ना इसमें होगा, ठोस में अंतराणविक स्थान सबसे कम होगा, जिसके कारण वो सघन है और सघन होने के कारण हम उस पर अगर वार करते हैं तो हमारे हाथों को चोट लग जाता है। उससे कम अगर कीजिएगा तो द्रव में होगा, उससे कम द्रव में। उस सबसे कम अगर अंतराणविक स्थान की बात करें तो सबसे मतलब कहने का मतलब है कि अंतराणविक स्थान सबसे ज्यादा आपको कहाँ मिलेगा, गैस में। मतलब स्थान की दूरी, जैसे कहने का मतलब एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ मिलेगा, तो ठोस में कम होगा। वही अगर गैस की बात करें तो एक अणु यहाँ है तो एक अणु यहाँ मिलेगा, तो ज्यादा स्थान किसमें हो गया, गैस में। तो इस तरह से आपको उस समय पूछ लिया जाता है कि निम्न में से किसमें अंतराणविक स्थान कम होंगे या किसमें ज्यादा होंगे। तो ठोस द्रव गैस में आपको वहां पे ऑप्शन ठोस द्रव गैस से दिए जाते हैं, या ठोस द्रव में पानी आ जाएगा, फिर स्टील आ जाएगा, फिर उस तरह से आपका गैस आ जाएगा। तो उस किसी चीज का उदाहरण एलपीजी ले लेगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसमें स्थान जो अंतराणविक स्थान होता है ज्यादा होगा, किसमें कम होगा। बल की बात कर लेते हैं तो सबसे ज्यादा बल आपको ठोस में होगा। वही यहाँ हम कम की बात किए हैं और यहाँ ज्यादा की बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ ज्यादा की बात कर रहे हैं। तो ठोस में ज्यादा बल होते हैं, अंतराणविक बल ज्यादा होते हैं, और यहाँ अंतराणविक बल जो है कम होता है, ठीक है। सबसे कम किसमें हो जाएगा, गैस में। तो ये बल और स्थान से पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। उसी तरीके से जिसका अंतराणविक बल ज्यादा होगा तो स्वाभाविक है कि घनत्व ज्यादा हो जाएंगे, तो घनत्व ठोस में ज्यादा होंगे, फिर उससे कम द्रव में होगा, उससे कम आपका गैस में होगा। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। फिर आकार की बात कर ले तो ठोस और द्रव और गैस, इनमें आकार में है देखा जाए तो ठोस में आकार और आयतन दोनों ही, एक आयतन से भी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है, आयतन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों आकार निश्चित और आयतन निश्चित होता है किसमें, ठोस में, ठीक है। सॉलिड में दोनों निश्चित होते हैं, लेकिन जैसे ही लिक्विड कर देंगे तो लिक्विड में आपको ध्यान रखना है कि आयतन निश्चित रहेगा लेकिन आकार निश्चित नहीं रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मान लीजिए कि एक गिलास पानी अगर रख रहे हैं और वही गिलास पानी आप एक थाली में रख दीजिएगा, ठीक है, तो क्या इसका आकार सेम रहा, क्या आकार सेम है, ये जो आकार है वो आकार ये रहा, नहीं रहा। ऐसी परिस्थिति में हम कहते हैं कि जो तरल अवस्था में जो भी पदार्थ होंगे उनके आकार सेम नहीं रहते हैं, आयतन सेम रहेंगे। क्योंकि एक गिलास पानी है तो एक गिलास की जगह इसमें अगर है तो ठीक है, नहीं तो बह जाए, क्या हो जाएंगे, बह जाएंगे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि जो इसका आयतन होता है वो आयतन निश्चित तो होते हैं लेकिन आकार निश्चित नहीं होते हैं, किसके, द्रव के। वही गैस में दोनों में से दोनों अनिश्चित होते हैं। अनिश्चित होने का मतलब है ना तो उसका आकार आपको पता रहेगा और ना तो आयतन पता रहेगा।
अर्थात कहने का मतलब है आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित होते हैं, तो वो कौन से पदार्थ है? वो गैस है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये भौतिकी वर्गीकरण में आपको केमिस्ट्री से यही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं इतना बात आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं रासायनिक वर्गीकरण की ओर। तो रासायनिक वर्गीकरण में जैसे आपने देखा कि एक शुद्ध पदार्थ होता है, एक आपका अशुद्ध पदार्थ होता है। शुद्ध पदार्थ की बात कर ले तो तत्व और यौगिक होते हैं, अशुद्ध पदार्थ की बात कर ले तो मिश्रण होते हैं। तत्व क्या होता है? तो तत्व दुनिया में जो है, जो आप देखते होंगे कि कोई भी तत्व पदार्थ है जो सिंगल, जैसे कहने का मतलब है कि अगर वो किसी एक लेटर से लिखा गया हो तो वो तत्व होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर लिखा हुआ है Cl लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये एक तत्व होगा। क्यों? क्योंकि Cl लिखा हुआ है तो ये तत्व होगा। लेकिन अगर जैसे ही C और O लिखा हुआ है तो क्या ये तत्व है? तो कैसे पहचानेंगे कि ये तत्व है या यौगिक है? ठीक है, जब एक अणु से बना हुआ है तो वो तत्व है, एक से ज्यादा अणु से बना है तो वो यौगिक है। जब आप पढ़ेंगे तत्व का तो आप शॉर्ट में आपको नाम कम से कम 20 तक याद रखना चाहिए। 20 तक हम अभी बताएंगे थोड़ा देर में। आपको पता होना चाहिए कि यहाँ हमने Cl लिखा तो हम इसको कह रहे हैं तत्व है। क्या है? तत्व है। इसको हम कह रहे हैं यौगिक है। ऐसा क्यों सर? तो ये जो है आपका, ये दो अक्षर दिख रहे हैं ना, दोनों के दोनों कैपिटल दिख रहे हैं। जब दोनों के दोनों कैपिटल दिखेंगे तो समझ जाइएगा कि वो दो चीजों का बना हुआ है, और दो चीजों का बना हुआ है इसका मतलब ये यौगिक होगा। क्या होगा? यौगिक होगा। और दो या दो से अधिक चीजों का भी बनता है, मतलब दो या दो से अधिक तत्वों का भी बनता है यौगिक। इसीलिए ध्यान रखेंगे, एक से ज्यादा दिख गया इसका मतलब वो क्या है? यौगिक है। अगर सिंगल दिखेगा और बगल में छोटा अक्षर दिख जाएगा इसका मतलब समझ जाइए कि वो तत्व है। तो इतनी बात आपको समझ में आ गया होगा कि तत्व और यौगिक क्या होता है। अब हम बता देते हैं कि मिश्रण में दो तरीके के मिश्रण होते हैं, एक समांग और एक विषमांग मिश्रण होते हैं। समांग मिश्रण किसको कहते हैं? जिसका जो है अणु या छन्ना के आर पार चल जाए। जैसे आप छानिए और छन्ना में कुछ भी ना छनाए तो समझ जाइए कि वो समांग मिश्रण है। क्या है? समांग। जैसे दो गो चीज मिला हुआ है, चीनी पानी मिला हुआ है, छानिए, चीनी छना जाएगा? नहीं छनाएगा। इसका मतलब वो समांग मिश्रण है। क्या है? वो समांग मिश्रण है। और विषमांग मिश्रण वे होते हैं जिसको हम छान सकते हैं, छान देंगे, ठीक है, तो वो विषमांग मिश्रण है। अर्थात हम किसी न किसी विधि से अलग कर लेंगे, तो ऐसे मिश्रण को हम विषमांग कहते हैं। आगे समझ में? और कोई जरूरी नहीं कि सममांग मिश्रण को भी अलग किया जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, ठीक है, लेकिन विषमांग मिश्रण हमको साफ साफ दिखाई देते हैं और समान जो मिश्रण है वो आपको दिखाई नहीं देता है। तो तत्व और यौगिक समझ में आ गया होगा कि तत्व क्या होता है। तो सर दो या दो से अधिक तत्वों से मिलने से बने को हम यौगिक कहते हैं, और तत्व जो होता है सिंगल सिंगल होता है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जो अकेला होता है। क्या होता है? अकेला होता है। यौगिक वे शुद्ध पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों से बने होते हैं। तो पहचानने का तरीका मैंने बता दिया, ठीक है। अब ये मिश्रण भी समझ में आ गया कि मिश्रण कौन कौन से होते हैं। लेकिन मिश्रण से और तत्वों से अभी प्रश्न बनते हैं। इन चीजों को हम अभी पहले मिश्रण को आपको बता रहे हैं कि मिश्रण से क्या क्या आपको याद रखना होता है। तो मिश्रण में आपको ध्यान रखना है, मिश्रण दो तरह के आपको दिखेंगे। एक निलंबन होता है, निलंबन, एक कोलाइड होता है, ठीक है। निलंबन वे होते हैं जिसके कण दिखाई देते हैं, लेकिन कोलाइड वे होते हैं जिनके कण दिखाई नहीं देते हैं। इसमें भी कई प्रकार का होता है। एक तो हो जाता है आपका होता है सॉल होता है, एक सॉल होता है, एक जेल होता है, एक जेल होता है, एक होता है आपका पायस होता है, और एक एरोसेल होता है, एरोसोल होता है, एरोसोल, ठीक है, एरोसोल होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि ये मिश्रण होते हैं और ये मिश्रण में प्रश्न बनते हैं, क्योंकि इन मिश्रणों से आपको प्रश्न पूछा जाता है। तो सॉल का जो उदाहरण आपको हम कहें तो सॉल रंग और स्याही, रंग और स्याही का जो मिश्रण होगा, ये ध्यान रखेंगे, रंग और स्याही, रंग और स्याही का जो मिश्रण होगा ये आपका हो जाएगा सॉल, ठीक है। जेल जो होगा आप देखते होंगे क्रीम, क्रीम देखते होंगे या झाग देखते होंगे साबुन का
या कोई भी क्रीम का झाग देखते होंगे, तो झाग जो है, झाग भी आपका जेल है। पायस जो होता है दूध होता है, दूध को हम पायस कहते हैं, अर्थात दूध भी मिश्रण है। दूध किसके मिश्रण है, तो उसमें वसा वगैरह मिला होता है, तो आप पायस उसको कहते हैं। तो दूध जो है ना पायस है। और एरोसोल जो होता है, धुआं का और धूल का मिश्रण को हम एरोसोल कहते हैं। धुआं और धूल, धुआं और धूल, धुआं और धूल के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, एरोसोल। तो आपसे पूछा जा सकता है कि एरोसोल का उदाहरण निम्न में कौन है, या ठोस में गैस का मिश्रण कौन है। तो ठोस और गैस का मिश्रण एरोसोल है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि धूल कौन ठोस होगा और धुआं गैस होगा, तो दोनों को मिला दिए तो क्या बन गया, एरोसोल हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, ये पायस जो है ना द्रव में द्रव का मिश्रण है, ठीक है। उसी तरीके से जेल है, तो जेल में आपको ध्यान रखना है, और यहाँ पे सॉल में आपको रंग और स्याही, ठोस और द्रव का मिश्रण है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, इतना बात आपको किससे, मिश्रण से याद रखना है। तो आशा करते हैं तो चलिए हम यौगिक की बात कर लेते हैं। यौगिक जो होता है, आपको यौगिक में कुछ यौगिक को याद रखना जरूरी होता है, जैसे धोबन सोडा हो गया। तो धोबन सोडा में आपको ध्यान रखना है कि धोने वाला सोडा को हम धोबन सोडा कहते हैं, और ये सोडियम का यौगिक है। पूछा जाता है कि किसके यौगिक है, तो सोडियम का। धोबन सोडा जो है ना सोडियम का यौगिक है। तो सोडियम का यौगिक में इसका जो है अणुसूत्र पूछ लिए जाते हैं, तो Na2CO3 इंटू 10H2O होता है। 10 अणु रहते हैं इसमें, याद रखेंगे। सोडियम के यौगिक है, जल के 10 अणु रहते हैं, जल के 10 अणु रहते हैं। उसी तरीके से बेकिंग सोडा का बात करें तो NaH, ये भी सोडियम का यौगिक है, CO3 याद रखेंगे। बेकिंग सोडा एक सूखा और ड्राई होता है, इसमें जल के अणु नहीं होते हैं, याद रखेंगे। कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा को हम, ये किसके यौगिक है, ये पूछ लिए जाते हैं कि कॉस्टिक सोडा किसके यौगिक है। तो याद रखेंगे कि कॉस्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉस्टिक सोडा जो होगा आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, NaOH होता है। एक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, जिसको हम KOH कहते हैं, याद रखेंगे। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड अलग होता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड अलग होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉस्टिक सोडा होता है। एक कली चूना होता है, एक बुझा हुआ चूना होता है, एक संगमरमर होता है। तो कली चूना का फॉर्मूला अगर आपसे पूछा जाए तो आपको CaO देना है, ये कली चूना है। उसी के बाद आप बुझा हुआ चूना को देना है, तो CaOH का होल ट्वाइस। और संगमरमर का अगर फॉर्मूला पूछा जाए तो CaCO3, CaCO3। और हास्य गैस क्या होता है, हास्य गैस जिसको हंसने वाला गैस कहते हैं, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O, ठीक है। N2O और NO2 में कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड है, ठीक है। तो N2O को हम लाफिंग गैस कहते हैं। एक अश्रु गैस होता है, अश्रु गैस, ठीक है। अश्रु गैस होता है जिसमें Cl3CH2 होता है, CH2। तो ये अश्रु गैस होता है। इस यौगिक को आपको ध्यान रखना है। मैं आपको फिर से बता दे रहा हूं, धोबन सोडा में 10 जल अणु मिले रहते हैं। बेकिंग सोडा ये आपका है सोडियम का ही अणु है, वही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सोडियम के ही अणु है। वो कली चूना आपको कैल्शियम के अणु है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। वही बुझा हुआ चूना आपको कौन सा अणु है, तो ये है आपका कैल्शियम के ही अणु है, और संगमरमर भी कैल्शियम के अणु है। इस बात को ध्यान रखेंगे। और साथ में आपको ये भी बात ध्यान रखना है कि जो आपसे पूछा जाएगा कि पोताई के लिए हम किस चूना का प्रयोग करते हैं, पोताई के लिए हम किस चूना का प्रयोग करते हैं, इस ऑप्शन यही तीनों में से रहेगा। तो आप क्या जवाब देंगे, जवाब दे सकते हैं क्या, पोताई के लिए किस चूना का प्रयोग करते हैं। तीनों के तीनों लगभग चूने ही है, लेकिन किसका प्रयोग करते हैं, तो घरों के पोताई के लिए हम बुझा हुआ चूना का प्रयोग करते हैं। बुझा हुआ चूना का प्रयोग क्यों करते हैं, क्योंकि जो चूना आता है उसमें पानी डालते हैं, पानी डालने के बाद ही पोताई करते हैं। इसका मतलब है कि पोताई के लिए आपको बुझा हुआ चूना का प्रयोग किया जाता है।
इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब और भी कई यौगिक हैं जो आपको ध्यान रखना है। एक होता है कैल्शियम के यौगिक जो होता है, जिसको हम CaSO4 बोलते हैं। कैल्शियम के यौगिक हैं CaSO4 इंटू 2H2O। 2H2O ये है आपका जिप्सम। क्या आता है? जिप्सम। ठीक है, जिप्सम है। और जिप्सम को याद रखने का तरीका ये होता है कि ये कैल्शियम के यौगिक है। किसके यौगिक पूछ दिया जाएगा कि जिप्सम किसके यौगिक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि जिप में चढ़ने से कै होता है। इसे याद हो जाएगा कि जिप्सम जो है ना कैल्शियम के यौगिक, कै होना से कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के यौगिक है। क्या है? उनका है कि सी हो जाएगा? गलत। कैल्शियम के यौगिक है। कह दिए ना कि याद रखने का तरीका सीयू। याद रखें, बहुत बच्चा में कंफ्यूजन हो जाएगा कि सर सीयू होगा, तो सीयू होगा तो आपको ये बात याद रखने के लिए जीप में चढ़ने से कै होता है, इसका मतलब कैल्शियम हो गया। ठीक है, और कै किधर होता है? दोनों साइड। तो दोनों साइड का मतलब दूगो जल हो गया। आगे समझ में? सुन लिए ना, कै किधर होता है? दोनों साइड, अर्थात दूगो जल। आगे समझ में? अगर हम कैल्शियम की यौगिक की बात कर ले तो CaSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, हाफ H2O। तो कैल्शियम के यौगिक जो है ना, कैल्शियम प्लास्टर ऑफ पेरिस भी है, जिसको हम CaSO4 इंटू हाफ H2O। तो हड्डी टूट के हाफ हो गया तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया। हड्डी टूट के हाफ हो गया कैल्शियम के यौगिक में। क्या हो गया? जीप में चढ़े, हड्डी टूट के हाफ हो गया, तो हाफ हो गया तो क्या हो गया? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऐसे याद रखने का तरीका है। पूछ दिया जाएगा कि भाई जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस कौन है, तो ये ध्यान रखे रहेगा। ठीक है, तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको बता देते हैं, एक होता है जल गैस। जल गैस, ठीक है, तो जल गैस में आपको ध्यान रखना है कि जल गैस में क्या होता है। तो जल गैस में आपको CO और प्लस H2, ठीक है, COH2O का मिश्रण को हम जल गैस कहते हैं। ठीक है, COH2O के मिश्रण को जल गैस, इसको हम ब्लू वाटर गैस भी कहते हैं। ठीक है, ब्लू वाटर गैस भी कहते हैं। उसके बाद आपका है, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2O रहता है, N2 रहता है, नाइट्रोजन। तो ये अक्सर एग्जाम में हम कंफ्यूज कर जाते हैं कि CO होगा कि N2 होगा प्रोड्यूसर गैस में। ठीक है, तो याद रखिएगा प्रोड्यूसर गैस में N2 होता है, और जल गैस में आपको पता है कि जल हाइड्रोजन से बना है तो H2 होगा, और यहाँ प्रोड्यूसर गैस में आपको N2 होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। एक होता है कोल गैस। कोल गैस, ठीक है, तो कोल गैस में क्या होगा? तो उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस होता है आपका H2 होता है, प्लस मीथेन होता है, प्लस मीथेन होता है, CH4 होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये आपका है कोल गैस। कौन सा गैस है? कोल गैस। तो ये ध्यान रखने, ये सारी यौगिक जो है ना एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और इनको ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है। तो मैंने पूरे यौगिक का बताने का प्रयास किया है। अभी भी कुछ यौगिक है जो थोथा करके आता है, मैं अभी बताऊंगा। अभी थोथा में, थोथा को लिखने का तरीका, एक होता है सफेद थोथा, जिसको हम उजला थोथा कहते हैं। सफेद या उजला थोथा, ठीक है, थोथा। एक होता है नीला थोथा, नीला थोथा। एक होता है आपका हरा थोथा, हरा थोथा। एक होता है आपका एक हरा थोथा होता है। एक एप्सम साल्ट होता है, एप्सम साल्ट, एप्सम, इप्सम कहिए, इप्सम साल्ट। ठीक है, तो ये सारे आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखिए, ये हो जाता है, आपको थोथा का जो फार्मूला लिखना होगा, सब में SO4 होगा, SO4 इंटू H2O। ठीक है, SO4 इंटू H2O। ठीक है, SO4 इंटू H2O और SO4 इंटू H2O, अर्थात सब में होते हैं। तो इतना बात तो हमको याद ही रहेगा, इसको याद करने की जरूरत है नहीं। अब इसी में हमको रंग भर देना है। जिंक, जिंक का मतलब सफेद, सफेद का मतलब चूना, सफेद का मतलब चूना, चूना का मतलब जिंक होता है। ठीक है, याद रखिएगा, जिंक सफेद होता है, और जिंक सल्फेट और इंटू हो जाएगा 7, इंटू हो जाएगा 7। याद कैसे रहेगा? तो चूना 7 दिन मांग के खाते हैं, इस बात को ध्यान रखना। इस तरह से आपको ध्यान, चूना 7 दिन मांग के खाते हैं, इसे जिंक सल्फेट में आपको 7 को जल के अणु याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है नीला थोथा। अब नीला थोथा में आपको ध्यान रखना है,
ये होता है कॉपर के अणु, ठीक है। किसके होते हैं? कॉपर के। तो कॉपर में आपको यहाँ 5 होते हैं, ठीक है। कॉपर में क्या होते हैं? 5। तो याद रखिएगा कि कॉपर के अणु आपको 5 होते हैं, तो हो जाएगा ये नीला थोथा। और हरा थोथा में ये होता है लोहा के अणु। किसके? लोहा। लोहा को हम Fe बोलते हैं। और इसको याद रखना कैसे है कि हमको हरा भरा रखने के लिए 7 दिन जल रखना होगा। हरा भरा रखने के लिए 7 दिन जल देना होगा। तो 7 दिन जल से मतलब हो गया 7 जल अणु, ठीक है। लगभग सभी में 7 जल अणु होते हैं, लेकिन ये मैग्नीशियम का होता है इप्सम साल्ट, ठीक है। मैग्नीशियम का होता है इप्सम साल्ट। इतनी बात आपको थोथा से याद रखना है। हालांकि इसको हम अंग्रेजी में विट्रियोल बोलते हैं, अंग्रेजी में विट्रियोल बोलते हैं। तो ये पूछा जाएगा कि जो है व्हाइट विट्रियोल का अणुसूत्र कौन है, तो आप ध्यान रखेंगे ये व्हाइट विट्रियोल है। उसी तरीके से आपका ग्रीन हो गया, उसी तरीके से आपका आपका इप्सम साल्ट हो गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे, सभी को विट्रियोल भी कहते हैं। तो इतनी बात आपको यौगिक से याद रखना है। आशा करते हैं इस बात को आप समझ गए होंगे और इसको बार बार देख करके भी याद कर सकते हैं। तो हम आगे अब बढ़ते हैं, हमने अभी तक आपको बता दिया है। चलिए अब हम एक प्रश्न आपसे पूछेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे अभी। ग्रीन विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल किसके अणु, किसके यौगिक हैं, किसके यौगिक हैं, ये पूछा गया, ठीक है। बताइए ग्रीन विट्रियोल किसके यौगिक है। ऑप्शन है Fe, Cu, उसके बाद आपका है, उसके बाद आपका है उसके बाद आपको हम बता दें Mg और Zn, Zn। बताइए। तो जिन्होंने जिन्होंने Cu दिया है वो भी गलत कर लिया, ठीक है। Fe होगा ग्रीन विट्रियोल। अभी हम नीला थोथा की बात की है कॉपर अणु में। कितना जल्दी कंफ्यूज हो गए। तो देखिए कितना आसान सवाल आपको कंफ्यूज करा देता है। इसलिए ध्यान रखिएगा कि हरा भरा रखने के लिए ग्रीन, ग्रीन माने हरा, ग्रीन माने हरा, वही प्रश्न है। लेकिन वो प्रश्न थोड़ा सा चेंजिंग किया कि आप गिर गए। तो गिरना नहीं है, इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि भाई क्या होगा। तो ये ऐसे प्रश्न को, ये जरूरी नहीं कि हमको आ रहा है तो हम पक्का कन्फर्म है। इसलिए बार बार रिवाइज, बार बार प्रैक्टिस की जरूरत इसीलिए होती है। रिपेयरिंग की जरूरत हमेशा होती है। जैसे गाड़ी आप रखते हैं तो गाड़ी को भी आप रिपेयर बार बार करते होंगे। जस्ट लाइक उसी तरीके से आप किसी भी चीज को काम कर रहे हैं तो उसको बार बार रिपेयर की जरूरत होती है। रिपेयर हमारा प्रैक्टिस होता है, याद रखना, ठीक है। तो आगे हम आपको बताएंगे। ये यौगिक खत्म हो गए हैं तो हम अगले दिन अब आपको बताएंगे। नहीं अभी हम बता देते हैं कुछ भाग और। कितना देर चल गया देखो। चलिए तो हम अब भी थोड़ा सा और चर्चा कर लेंगे। अब हम आपको बता देते हैं कि यदि आप केमिस्ट्री जानते हैं तो तत्वों की बात कर लेते हैं। तत्व, तत्व में आपको ध्यान रखना है कि कम से कम आपको 20 तक तत्व का परमाणु क्रमांक पता होना चाहिए। 20 तक का परमाणु क्रमांक आपको पता होना चाहिए। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 और 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20 तक का परमाणु क्रमांक जानना चाहिए। उससे पहले हम थोड़ा सा मिश्रण में हम आपको बताना है, भूल गए हैं। आप एक मिश्रण की बात थोड़ा सा जान लीजिए। मिश्रण की थोड़ा और चर्चा करना था हमको एग्जाम के दृष्टि से, अगर ये आप एग्जाम देने जा रहे हैं। मिश्रण को अलग करने की कई प्रकार की विधि हैं, जिनमें से 2 विधि आपसे, 2-3 विधि बार बार पूछे जाते हैं। एक विधि है साधारण आसवन, साधारण, ठीक है, आसवन। और एक होता है प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन। साधारण आसवन, प्रभाजी आसवन, पृथककारी कीप, पृथककारी कीप। और एक होता है क्रोमेटोग्राफी, क्रोमेटोग्राफी। ये आपके एग्जाम में मिश्रण से पूछ लिए जाते हैं कि भाई मिश्रण को अलग करने की विधि कौन सा है। जैसे आपसे पूछ दिया जाए कि इथेनॉल का और पानी का मिश्रण है, बताइए कौन विधि से आप लगाएंगे। ऑप्शन 4 ये दिए गए हैं, बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे क्योंकि आपको पता नहीं है। तो इस चीज को आपको जानने के लिए पता हो जाना चाहिए कि यदि आप जानते हैं कि साधारण आसवन क्या होता है, प्रभाजी आसवन क्या होता है,
पृथक्कारी कीप क्या होता है और क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। इन चीज को अगर आप समझते हैं तो आसानी से आप जवाब दे देंगे। साथ में आपको एक चीज और मिश्रण से पूछे जाते हैं, विलय, विलय, विलायक, विलायक और विलेता। विलय, विलायक और विलेता, इन चीजों को हम अभी थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करा देते हैं तो हम इसको बताएंगे तत्व के बारे में। साधारण आसवन वे विधि हैं जिनके जरिए लगभग 25 डिग्री से अगर 25 डिग्री क्वथनांक जो होता है, जैसे आपको पता होना चाहिए कि प्रत्येक पदार्थ में गुण होता है क्वथनांक और द्रवणांक, ठीक है। तो क्वथनांक का जो अंतर, अगर दो ऐसे पदार्थ मिले हो जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 से ऊपर है, 25 से ऊपर, ठीक है, तो ऊपर है तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम साधारण आसवन का प्रयोग करेंगे। दो ऐसे पदार्थ मिल गए हैं जिनके क्वथनांकों का अंतर 25 से ऊपर है, हम साधारण आसवन लगाएंगे, ठीक है। अब हम प्रभाजी आसवन की बात कर लेते हैं। तो प्रभाजी आसवन 25 से नीचे वाले का हम प्रभाजी आसवन लगाते हैं। बात कर लेते हैं पृथककारी कीप। तो पृथककारी कीप में आपको ध्यान रखना है कि ऐसे जो मिलते नहीं, ऐसे मिश्रण जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में मिल नहीं पाता है, जैसे यदि तेल में पानी आप मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, तो ये मिल नहीं पाते हैं, तो उसके लिए हम पृथककारी कीप का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? पृथककारी कीप। आशा करते हैं बात को समझ में आ गया होगा। क्रोमेटोग्राफी में आपको स्याही को अलग किया जाता है। जैसे पानी में स्याही मिल गया है तो स्याही को अलग करना है तो उसको क्रोमेटोग्राफी के जरिए हम कर लेते हैं। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। ये दोनों तो समझ में आ गया होगा। अब ये दोनों में थोड़ा सा और बातें हम आपको बता दे रहे हैं कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो इथेनॉल और पानी में हम अभी आपको पूछे थे कि इथेनॉल और पानी का मिश्रण को अलग करना है तो वो प्रभाजी आसवन होगा, क्योंकि इथेनॉल का जो क्वथनांक होता है 78 डिग्री सेल्सियस होता है, वही पानी का होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो आप बताइए क्या 25 डिग्री से कम है या ज्यादा? तो 25 डिग्री से सर कम है, इसका मतलब प्रभाजी आसवन विधि से हम क्या कर लेंगे, इसको हम अलग कर लेंगे। तो इतनी बात आपको ध्यान रखना है। और उस तरह से आपको ये मिश्रण के बारे में हम आपको विलय बता देते हैं अब कि विलय, विलायक और विलेता क्या होता है। तो याद रखिएगा कि विलय जो होता है, जो घुल जाता है वो विलय है, और विलायक है जो घुला लेता है, और विलेता है जो दोनों की सांद्रता बताता है, विलय और विलायक की सांद्रता बताता है। आगे समझ में, विलय क्या होता है सर? जो घुल जाता है, और जो घुला लेता है वो विलायक है। अब चीनी और पानी में आपसे पूछे कि चीनी बताइए, चीनी है और पानी है, बताइए कौन विलायक है? विलायक कौन है? तो पानी विलायक है क्योंकि घुला लेता है, और चीनी क्या है? विलय है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इतना बात आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन है विलय और कौन विलाय है, विलायक है कौन विलेता है। तो केमिस्ट्री का ज्ञान एक कंसेप्ट बेसिस पर अगर लेते हैं तो 100% है कि आपको केमिस्ट्री से प्रश्न जब आएंगे तो आप बना पाएंगे, अन्यथा आप रट्टा मार लीजिए, नहीं याद रह सकता है, ठीक है। इसीलिए हम साइंस का पार्ट लेकर आए हैं। तो आशा करते इस बात को समझ। विलायक क्या होता है, विलेता क्या होता है? तो दोनों का सांद्रण कितना है, इस सांद्रता को बताता है कि विलय ज्यादा है कि विलायक ज्यादा है, ठीक है। तो ये विलेता हो गया। क्या हो गया? विलेता। आगे समझ में, तो मेरे ख्याल से बात समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए हम यही अपनी बातों को एंड करते हैं। अगले दिन हम पूरे केमिस्ट्री को खत्म करने का प्रयास करेंगे।